Hello everyone. In this video, I am going to tell you how I cleared CDS 5 times in a row back to back और क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर CDS और मेरी क्या स्ट्रेटजी थी बुक लिस्ट और इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखते हैं। शुरू करते हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर किसी को वेरीफाई करना हो तो आप यूपीएससी की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं। ये पहला CDS 2 2020 से शुरू है, ये 2021 और ये दोनों 2022 के ये रोल नंबर्स हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक लिस्ट, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, उसमें से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कुछ सीक्रेट्स जो मेरे अकॉर्डिंग है। और एक और डाउट आता है कि क्या कोचिंग की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे शख्स हैं। तो आपको मान लीजिए आप ग्रुप ए में हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप ग्रुप बी में हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप 80% 90% मार्क्स आपके आते हैं, एक आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आप जस्ट बाय योर सेल्फ प्रिपेयरिंग थ्रू यूट्यूब एंड द बुक लिस्ट विच आई एम गोइंग टू शो हियर, उसको फॉलो करके आप बड़ी आराम से CDS क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जिन्हें चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा पका पकाया मटेरियल चाहिए, तो वो भी ठीक है, आप कोई कोचिंग ले सकते हैं जिससे कि आपका काम जो है वो और आसान हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आप किस ग्रुप में लाई कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपका CDS बड़े ही आराम से निकल जाएगा और एक ही बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिक हर बार निकलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप हैं कौन। खैर इसका जवाब तो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन आप देखिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका करंट लोकेशन क्या है। बैकग्राउंड देखिए आपका इसमें मोस्टली क्या हो सकता है, या तो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस या टेक दोनों लगभग एक ही है, बीटेक या बीएससी। सेकंड है आर्ट्स और बाकी में अदर्स आ जाते हैं, अगर कोई MBBS हो, कॉमर्स हो, लॉ हो। तो इसमें से आपकी स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ी इस पे भी हम बात करेंगे। क्योंकि थोड़ा-सा एडवांटेज या ईज़ मैं कहूँगा उनके लिए होगा, आर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि उसमें उन लोगों ने वो चीज़ें पढ़ रखी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसके बाद जो थोड़ा-सा बेनिफिट है मैं कहता हूँ टेक वालों को है, बीटेक वालों को। क्योंकि बीटेक वालों में क्या है कि आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। मान लो नहीं पढ़ा है, कैलकुलस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मैथ्स पढ़ा है, इस बात की पूरी गारंटी है। और आपने साइंस पढ़ा है 9th-10th में, इस बात की भी पूरी गारंटी है। आपकी फिज़िक्स भी अच्छी होगी अगर आप बीटेक में हैं, तो इस वजह से इनके लिए थोड़ा और ईज़ी है। उसके बाद साइंस, ये दोनों लगभग बराबर हैं और उसके बाद आ जाते हैं अदर्स। तो इस तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे कि भाई मेरे को साइंस आती है, तो साइंस को और अच्छा कर लेता हूँ थोड़ा-सा। मैथ्स आपको आती है, तो सिर्फ़ आपको जीके का पोर्शन है जो वही आपको दिक्कत पैदा करेगा, तो उसको आपको आराम से रिलेवेंट चीज़ें पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। जो आर्ट्स वाले हैं उनको पता है कि उन्होंने एनसीईआरटी पहले पढ़ रखी है, तो लेट्स रिवाइज़ दोज़ थिंग्स, जिससे कि आपका आसानी से ओटीए क्लियर हो जाएगा। करंट लोकेशन में क्या है कि आप क्या हैं? अगर आप फ्रेशर हैं, तो यानी आपको सारी जो सब्जेक्ट हैं वो एक-एक करके ख़त्म करके फिर चलना है। एक-एक सब्जेक्ट ख़त्म करके चलना है। अगर आप रिपीटर हैं, ये एसएसबी वाले की बात नहीं हो रही है, ये फॉर एग्ज़ाम। सीडीएस जिन्होंने एक बार लिखा है वो रिपीटर हो गए। लेकिन इस पहले वाले में मैं रखता हूँ उनको जिन्होंने हल्का-हल्का सा पढ़ा था। ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, हल्का-हल्का सा पढ़ा था, लेकिन फिर भी अब वो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। रिपीटर प्लस प्लस में वो लोग आते हैं जिन्होंने सारा कुछ पढ़ा था, 1-2 बार क्लियर हुआ और फिर नहीं क्लियर हो रहा। यानी एक बार आपका क्लियर हुआ, एक बार आपका नहीं हुआ, तो ये क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं आपका जिस बार क्लियर हुआ तो आप हो सकता है बाउंड्री पे थे, कट ऑफ से आधा 1 नंबर ज़्यादा थे। तो क्या चीज़ें अब आपको इम्प्रूव करनी है? तो आप ये देखिए कि आपने पूरा पढ़ा हुआ है, आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट करना है जो आपके स्कोर को 10 नंबर बूस्ट कर दे। और एक वर्किंग प्रोफेशनल्स जो आईटी में काम कर रहे हैं, कहीं को कैपजेमिनी में है, कॉग्निजेंट में है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम की कमी है। तो उस टाइम में आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जिसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आरओआई, वो ज़्यादा हो। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देख के और फिर आपको देखना है कि कौन-सा आपके लिए सूटेबल है। मूविंग फॉरवर्ड, सब्जेक्ट और पैटर्न हालाँकि पता है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। देखिए 3 पेपर हैं, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो दिक्कत करता है सीडीएस में वो है जीके। मैथ्स सभी ने थोड़ी-थोड़ी पढ़ी है, इंग्लिश भी सभी ने थोड़ी-थोड़ी सी पढ़ी है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 100, 100, 100, टोटल कितना हो गया? 300 फॉर एएफए, आईएमए एंड आईएनए। और जो ओटीए है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी,
उसके वुमेन खाली इसी के लिए अलाउ है। उनका सिर्फ 2 ही पेपर होगा, इंग्लिश और जीके का। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जीके 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मैथ्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स का क्या मतलब है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, 5/6। कुछ लोग पॉइंट में निकालते हैं, मुझे वो पसंद नहीं। अगर 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ, 100/120। बेसिक मैथमेटिक्स, दैट इज 5/6। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड। तो मार्क्स अलॉटेड 5/6 है, तो इसका 1/3 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18। तो आप यही याद रखिए, जब आप घर भी आते हैं वापस मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तो यही यूज़ किया करिए, अच्छा रहता है। सिर्फ 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो, और या फिर जितने गलत हैं उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो ये सब्जेक्ट था। अब देखते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। तो ये 4 बार की कट ऑफ है। CDS 1 2020 देखिए, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाती है वो जाती है एयरफोर्स की, AFA की। और अभी सिर्फ आपको यहीं फोकस करना है, OT छोड़ दीजिए, हम 3 पेपर वाले की बात पहले कर लेते हैं। AFA की सबसे ज़्यादा कट ऑफ होती है, देन IMA, देन INA। लिख देता हूँ, AFA, देन IMA, और उसके बाद जाती है INA। INA में एक और बेनिफिट है, जिन्होंने बीटेक किया है उनके लिए पेपर थोड़ा आसान है, क्योंकि INA उनका क्लियर हो जाता है, IMA नहीं हो पाता है। तो थोड़ा मार्क्स आपको करना है अगर आपको IMA क्लियर करना है या AFA क्लियर करना है। OTA में क्या है, 2 ही पेपर है, और इनके यानी कि 200 मार्क्स का पेपर हुआ। तो ये देखिए, पहले कट ऑफ थी 93, फिर CDS 2 2020 में बढ़ा है 97, CDS 1 में हो गया 107 और 102। तो कहीं ना कहीं अगर मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें 3 पेपर वालों की, जो AFA, IMA या INA क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए मैक्सिमम क्या है, 158 गया है AFA का। तकरीबन हम 60 मान लेते हैं, 160 मार्क्स अगर आपने टारगेट किया तो आपका AFA, IMA, INA सारा निकल जाना है। दूसरा, अगर OTA वालों की बात करें, या जिसमें वुमेन कैंडिडेट है, उनके लिए देखो 93, 97, 107, 102, लगभग अगर आपने 110 टारगेट कर लिया तो आपका OTA निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम कट ऑफ से ये पता चल गया कि कितना हमें मार्क्स लाना है टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। अब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि इतने मार्क्स आप कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंग्लिश में और जीके में और मैथ्स में। और आपको अभी अपनी जो लेवल है वो पता करने के लिए आपको एक मॉक देना चाहिए। कोई भी ग्रेड अप हो, बायजूस हो, कोई भी वेबसाइट हो, आपको एक प्रीवियस ईयर का मॉक देना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इतना तो मुझे आता ही है, इतना और इम्प्रूव करना है। इंग्लिश का मॉक आप ज़रूर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल इस वक्त कहाँ है, क्या 60 आ रहे हैं या 70 आ रहे हैं या 80 नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आपको अपना हल्का सा टारगेट बनाना है कि कितने मार्क्स जो है दोनों पेपर में चाहिए। ये आपको प्री कंसीव्ड थॉट नहीं है, ये सिर्फ एक मिनिमम टारगेट है कि भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए ना। एक प्लानिंग तो होती है ना कोई काम करने के लिए, कि ऐसे ही जाके वहाँ 80 नंबर आ जाएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। तो इसमें देखते हैं, जैसे मेरे जो मार्क्स आते थे वो ऐसे ही आते थे। मैंने 60 से 70 नंबर इंग्लिश में आते थे, फिर 40-50 मार्क्स जीके में आ जाते थे। हालांकि ये 50 से भी ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे जब और बढ़ते गए तो फर्दर CDS में और इम्प्रूव होते गए मार्क्स। और मैथ्स में मेरी अच्छी थी, तो 55 से 60 मार्क्स जो है वो मैथ्स में आ जाते थे। एक बार 62 या 61 भी मार्क्स आए हैं मैथ्स में। तो यानी कि अगर हम इसका एवरेज ले लें, इंग्लिश में आपके 65, जीके में 45 और मैथ्स में मान लेते हैं 55, वो कितना हो गया, 60, 40, 100, 150, 165। ठीक है, आपके मार्क्स आ जाएंगे 165। यानी आपका AFA, IMA और INA ये तो क्लियर हो जाएगा अगर आप इतना मिनिमम मार्क्स स्कोर करते हैं। जो OTA वाले हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 50, 40, 90 और 100। नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ओ सॉरी, OTA के लिए इन दोनों का ऐड करना है ना हमें, इंग्लिश और जीके को। तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो 110, 110। तो ये आपका लगभग 65 से अबव जितना ज़्यादा जाता रहेगा स्कोर, यानी आपको जीके में उतनी कम स्कोर करेंगे तो भी चल जाएगा। मान लीजिए इंग्लिश में आपके 70 आ गए, तो आपको जीके में 40 नंबर ही चाहिए। आपके इंग्लिश में अगर 75 आ रहे हैं
तो आपके जीके में सिर्फ 35 चाहिए। ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है आपको इंग्लिश के स्कोर से मैच करना है, लेकिन मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए कि 40-50 नंबर जीके में हम ला सकें। शुरू करते हैं कि लेकिन उससे पहले शायद आपके पास कुछ डिलेमा हो कि क्या ये खुद से हो पाएगा क्या? तो यस, बस आपको सिर्फ काम करना है, पढ़ना है, रिवाइज़ करना है और खुद से हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे शख्स हैं कि मुझे थोड़ा-सा पुश चाहिए या मैं कनेक्टेड रहना चाहता हूँ बाकी और डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ, तो आप कोई कोचिंग ले सकते हैं। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप बहुत सारे होते हैं, आप उसमें जॉइन कर सकते हैं। हालाँकि सब अच्छे नहीं मिलते हैं, बकवास ही होती है। एक अपना चैनल है सीडीएस ब्लैक यूट्यूब, आप इस पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ आपको कई और लोग मिलेंगे, हेल्प कर देंगे, आप कुछ पूछना चाहते हो, कहना चाहते हो। एक और डिलेमा आ सकता है कि क्या हो अगर इफ़ आई डोंट गेट रिकमेंडेड, बिकॉज़ सच तो यही है ना, हर कोई तो रिकमेंड नहीं होगा। तो all these things which I'm going to study in this like polity, geography, history, will it be useful in my life? तो पता नहीं, पर मज़ा बहुत आएगा। The amount of knowledge you will be having after studying all these subjects like polity, geography, वो आपको एक अ, अच्छा व्यू पॉइंट देगा, एक नया डायरेक्शन देगा किसी भी चीज़ को देखने को। अगर आप साइंस से हैं तो ये सारे सब्जेक्ट कहाँ पढ़े होते हैं हमने अच्छे से, और एक एकेडमिकली आपको एक एज भी देगा। आप कहीं भी जाओ, कॉरपोरेट हो, वापस से कहीं भी जाते हैं आप, इन केस यू डोंट गेट रिकमेंडेड, मैं तब की बात कर रहा हूँ। और जो आपको नॉलेज, जब चीज़ें पता हो तो एक अलग ही तरीके का मज़ा आता है। वो मीम चलती है ना कि अगर कोई सामने वाला झूठ बोल रहा हो और आपको सच पता हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो दिस हैपेंड विथ मी ऑल्सो। एक इंसिडेंट कोरा पे हुआ था। अभी जब हिजाब बैन हुआ तो एक लड़की ने कुछ कोरा पे आंसर दिया था कि आर्टिकल फलाना फलाना के तहत ऐसी-ऐसी बातें हैं। इट वाज़ रिडिकुलस। आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 का उसमें ज़िक्र था। हिजाब बैन पे वो बता रही थी। एक एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है और एक टाइटल है। तो जब ये बात आपको पता हो तो कैसा लगता है कि बताओ ये क्या लिख रही है ना? तो इसलिए सारा यूज़फुल होगा यार, मज़ा आएगा, पढ़ो एक बार। अब हम चालू करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी सबसे सिंपल है, एनसीईआरटी इज़ द की। आपको इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि यूपीएससी कराता है, तो एनसीईआरटी इज़ द की। एनसीईआरटी पे फोकस करना है और पीवाईक्यू पे फोकस करना है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डोंट इग्नोर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो हमें बताता है ना कि हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, बाउंड्री क्या है। वरना तो ऐसे बहुत पढ़ते जाओगे, हर नदी पढ़ते जाओगे, नदी का वॉल्यूम पढ़ लोगे। इतना तो नहीं पढ़ना है ना। तो क्या पढ़ना है, ये बात कहाँ से निर्धारित होगी? पीवाईक्यू से। जो पूछ रहे हैं वही पढ़ना है। तो क्या एनसीईआरटी पढ़ना है? तो अब कुछ लोग हैं वो शायद ऐसा कह सकते हैं कि बस एनसीईआरटी, इसको तो 2 दिन में निपटा देंगे। तो रिलैक्स गाइस, 2 दिन में नहीं निपटती एनसीईआरटी। उनमें सिर्फ पढ़ के उसके जो बोल्ड लेटर्स हैं उनके नोट्स ही बनते हैं। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं करता। इट आस्क लाइन बाय लाइन या फिर वर्ड बाय वर्ड। तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है और बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। और आप ये मत सोचो कि 6 टू 10th की एनसीईआरटी है। साइंस वाले हैं वो, हम लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं, इसको तो पढ़ ही लेंगे, 6 टू 10th की एनसीईआरटी में था ही क्या। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 6 टू 10th की साइंस में क्या था, कुछ नहीं था। फिर जब हमने 11th 12th में साइंस लिया तो क्या हुआ, असली साइंस तो वहाँ मिली ना। वो ग्रेविटेशन, कैलकुलस, है ना, एक जंप आया ना। वाई एक्सिस पे अगर बनाओ, यहाँ पे 10th तक की साइंस है तो 11th 12th की साइंस तो यहाँ पे है ना। उसी तरीके से आर्ट्स के सब्जेक्ट यानी 10th तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी थी। 11th की ज्योग्राफी आप पढ़ोगे थोड़ा सा जंप है। तो यानी आपको पढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें भी। और एक शेर याद आ गया कि वही पहाड़, वही नदी, वही झरना, जो ठीक लगे वो करना, क्योंकि हम सभी को है मरना। तो देखो, अब इसमें हम टाइम भी देखते हैं कि अगला पेपर कब है, तो हमारे पास कितना टाइम होना चाहिए। देखो, सबसे आसान बात तो ये है कि अगर आपने सब कुछ कवर कर लिया, इफ़ यू हैव कवर्ड 100%, तो आपके चांसेस कितने हैं? 100%। अगर आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को हटा दे रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, अगर 100% कवर कर लिया तो आपके चांसेस हैं 100%। तो क्या 100% चीज़ें कवर हो पाती हैं? व्हेन नैना सेड कि लाइफ में कुछ भी ट्राई कर लो बनी, कितना भी ट्राई कर लो बनी, एंड में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। 100% नहीं कवर कर सकते, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो
आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी है कि क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम भी तो हमारे पास टी टाइम ही है ना। मान लो आपको T/2 टाइम में करना है, आधे टाइम में करना है, किसी के पास 1 साल है, किसी के पास 6 महीना है, किसी को 3 महीने में ही करना है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी कि क्या पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि व्यर्थ का ज्ञान ही तो बेकार की चीज़ है ना। व्यर्थ का ज्ञान नहीं रखना है, जो काम की चीज़ें हैं वो ही रखना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग और से भी आप करेंगे तो एक बहुत ही छोटे टाइम में भी आप सीडीएस को निकाल सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करें। और एनसीईआरटी है, कुछ एनसीईआरटी के कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, तो इन सब जो सब्जेक्ट वाइज है इसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा सब्जेक्ट वाइज कि वाईक्यू कैसे देखना है। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम, इनकी कुछ सेलेक्टिव स्टडी करनी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब हम अगर शुरू करें, हाँ, और कुछ सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो सीक्रेट। ये कुंग फू पांडा का डायलॉग आपको याद होगा, जब वो सेवैयाँ बनाता है तो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है उसका बाप बोलता है, लेकिन एक्चुअली में देयर इज़ नो सीक्रेट। सब कुछ खुला हुआ है। मेरे से पहले भी यूट्यूब पे न जाने कितने लोगों ने स्ट्रेटजी की वीडियो दी है और मैं भी वही काम कर रहा हूँ। बुक लिस्ट भी वही है होगी। बस क्या करना है आपको, हार्ड वर्क करना है और रिवीजन करना है। कोई सीक्रेट नहीं है, बड़े आराम से सब कुछ पानी की तरह साफ दिख रहा है और उसको करिए और काम हो जाएगा। तो पहली जो चीज़ है वो है पॉलिटी। पॉलिटी की एक ही बुक है और बहुत ही फेमस बुक, सभी को पता है, एम लक्ष्मीकांत। इसको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, इसकी डेडिकेटेड वीडियो आएगी। हालांकि पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, सारा काम हो जाएगा। और मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, इसकी जो सेकंड पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं एक्सेप्ट NHRC, ह्यूमन राइट कमीशन। तो डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगी, पर पॉलिटी के लिए आपको बुक लेनी है एम लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी NCERT इज़ इनफ। 6 to 12 की NCERT है ये रही, और हो सकेगा तो मैं इसकी लिंक भी लगा दूंगा अगर किसी को नहीं मिलेगी तो। और 11th और 12th, 11th की NCERT के जो दो दो बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी और फिजिकल एनवायरनमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। और 9th और 11th की NCERT पे स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि 9th का ही बड़ा भाई कौन हो जाता है, 11th। तो सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है ज्योग्राफी में। और कोई आपको माजिद हुसैन या फिर और जो बुक होती हैं GC लियोंग, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार। वो पढ़ोगे तो भी निकलेगा, पर नीड ही नहीं है। वास्ट स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, उसके पीछे नहीं भागना है। इसी को पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। और एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद सिर्फ आपको 9th और 11th की ही जो ज्योग्राफी है उस पर स्पेशल फोकस देना है और हो जाएगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री देखिए एक बहुत ही वैसा टॉपिक है, कितना भी पढ़ लो कहीं उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दे देता है। तो क्या करना है कि 12th की जो NCERT है, जो न्यू NCERT है 12th की, उसका नाम है थीम्स। थीम्स 1 2 3। 1 इज़ एंशियंट और सेकंड वाली मिडिवल एंड थर्ड इज़ मॉडर्न। थीम्स पढ़नी पड़ेगी 1 2 3। और इसकी मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं हाइपरसोनिक रिवीजन सीरीज नाम से, जिसमें जब आप पढ़ लोगे NCERT तो आपको मैं रिवाइज अच्छे से करा सकता हूँ। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इसकी 2 वीडियो अपलोड हैं, बाकी धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा मैं। और आपको लूसेंट से सेलेक्टिव स्टडी करनी है। ये जो लूसेंट है बहुत सेक्सी बुक है। इसमें क्या है, ऐसे पिंक कलर के बॉक्सेस होते हैं, पिंक, वी ऑल नो पिंक बॉक्सेस। तो उसमें से आपको, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, पतंजलि ने क्या लिखी है, महाभाष्य, और मृच्छकटिका, और ये जो पॉपुलर चीज़ें हैं कालिदास ने क्या लिखी हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। क्या क्या चीज़ें हैं वो तो डेडिकेटेड वीडियो में आएगी, पर आपको क्या पढ़ना है, थीम्स की बुक है 1 2 3, दैट इज एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और PYQ से आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि क्या पूछ रहे हैं। जैसे मान लो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, वो ईयर पूछ रहा है। तो ये बात हमें PYQ से पता चला ना कि ब्रह्म समाज का क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ब्रह्म, इसमें जो पिंक कलर के बॉक्सेस हैं वो ब्रह्म समाज, आपको वो पढ़ लेना है। और कुछ लोग स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, तो अगर आप पढ़ पाएँ तो ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं भी पढ़ोगे, बड़े आराम से निकल जाता है। जस्ट रीड थीम्स 1 2 3 एंड सेलेक्टिव स्टडी ऑफ लूसेंट की GK, इससे हो जाएगा। बाकी कितना भी पढ़ लो, फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसको पचाना भी तो है, वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग ऑल्सो। साइंस के लिए देखिए,
जिन्होंने जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि साइंस हम कर लेंगे बिना पढ़े ही, तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी को बायो से प्यार है। यूपीएससी लव्स बायो, इनका चक्कर चल रहा है। और बायो हमें नहीं याद होती। दूसरी है केमिस्ट्री, और दूसरी है, उसके बाद है फिजिक्स। ये इसी ऑर्डर में आती है। सबसे ज़्यादा बायो आती है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स में मानता हूँ कि आपको आती होगी, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल चीज़ें याद रह जाती हैं। केमिस्ट्री के रिएक्शन नहीं याद है, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद है, गर्म पानी से कौन सा रिएक्ट कर रहा है, ठंडे से कौन सा रिएक्ट कर रहा है, नहीं याद है। ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है? क्या हमें लूसेंट की जनरल साइंस की किताब लेने की ज़रूरत है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं। यू हैव टू स्टिक टू द एन सी आर टी 9th एंड 10th। आई रिपीट, 9th एंड 10th ओनली। और 9th की बायो, ये आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, ऐसे एरो लगा देते हैं, इसका मतलब बहुत मस्त है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेटेज में। तो 9th और 10th की 2 एन सी आर टी है, उसको अच्छे से पढ़ो। और पहले केमिस्ट्री पढ़ो तो 9th की केमिस्ट्री, फिर 10th की केमिस्ट्री, फिर बायो पढ़ो साथ के साथ, 9th की बायो 10th की बायो। इससे मज़ा भी आता है, और जो फ्लेवर है वो बरकरार रहता है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन मूव टू 6 to 8 क्लास एन सी आर टी एज वेल। बाकी 9th और 10th से मान लो 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके इस एन सी आर टी से हो जाएंगे, बशर्ते यू हैव टू रीड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन, बिना हिचकिचाए हुए सब कुछ लाइन बाय लाइन ही पढ़ना है। और ज़्यादा फैंसी बुक्स की तरफ आपको भागना नहीं है। और 9th की बायो बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से फिर एक लाइन याद आ रही है कि मेरी मैथ्स अच्छी थी, लेकिन अब पता चला जीवन में हर काम तो बायोलॉजी का है। मतलब ठीक है। इकोनॉमिक्स, देखो ये बहुत ही मेजर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस। अब थोड़े से माइनर सब्जेक्ट आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का इतना वेटेज सीडीएस के पेपर में नहीं है, थोड़ा सा सीपीएफ में है, और कहीं ज़्यादा यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो कि सीएससी है उसमें है। लेकिन धीरे धीरे अब वेटेज इकोनॉमिक्स का बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको 2 एनसीईआरटी पढ़नी है, मैक्रो प्लस माइक्रो। ये 12th की एनसीईआरटी है। कुछ लोग कहते हैं मैक्रो पढ़ लो, कोई कहता है सिर्फ माइक्रो पढ़ लो। यार दोनों पढ़नी पड़ेगी। मैक्रो क्या है? बड़ा। और माइक्रो क्या है? छोटा। तो मान लीजिए अगर हम छोटे पर्सपेक्टिव से देखें, मान लीजिए हम हैं और आप हैं, मतलब मैं और आप हो, तो अगर हम अपने पर्सपेक्ट यहाँ हम आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये एक माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स हो गई है ना, डिमांड सप्लाई। मैक्रो मतलब क्या हो गया? जब हम एक कंट्री को एज अ होल देख रहे हैं, हमारी जीडीपी कितनी है, जीएनपी कितनी है, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाती हैं। तो इकोनॉमिक्स का सबसे ईजिएस्ट वे क्या है? सबसे पहले तो मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेता था, 2-3 वीडियो देख लो कि 5 मिनट में सीखें इकोनॉमिक्स। ऐसे चलता है ना कि 20 मिनट में सीखें इकोनॉमिक्स। तो कोई भी एक इकोनॉमिक्स जिससे कि हमें एक वो मिल जाए, एक तरह से ओवरव्यू मिल जाए कि भाई इकोनॉमिक्स में है क्या, हल्का हल्का सा पता चल जाएगा, वो बता देगा कोई लड़का। तो ओनली आई एस एक वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी 3-4 वीडियो हैं, नहीं तो मृणाल साहब हैं, जो आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे डालो इकोनॉमिक्स इन वन वीडियो, तो खुद ही आएगा, मात्र 10 मिनट में सीखें इकोनॉमिक्स, फाड़ दें इकोनॉमिक्स, ऐसे करके। तो पहले आप एक वीडियो देख लो छोटा सा, जो ठीक लगे। उसके बाद आपको ये पढ़ना है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक मतलब मिसाइल वाले क्वेश्चन आजकल और इम्प्रूव हो रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि अपना ये मिसाइल है ना ब्रह्मोस, इस बार ही क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रह्मोस है, अग्नि है, और अग्नि 6 है, अग्नि प्राइम है। ये जो मिसाइल सिस्टम है, आपको मिसाइल पढ़ लेनी है, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन द एसएसबी इंटरव्यूज। हालांकि पर्टिकुलरली बहुत मुश्किल से ही पूछते हैं, अनलेस अनटिल वो न्यूज़ में रहा हो। ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपको पढ़ने हैं। ये स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स जो रुका हुआ है, स्टैटिक चीज़ें जो होती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ है, फलाना का कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर भी आपको पढ़ना है। ये लूसेंट में मिल जाएगा। यूएनईपी कहाँ है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और नाटो का कहाँ है, एक दो बार पढ़ लोगे फिर तो आ ही जाएगा। और जैसे अपना ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका पता ही होगा, रोम इटली, क्योंकि फूड फूड मतलब इडली, इडली डोसा खाते हैं ना, तो इटली। और डिफेंस की एक्सरसाइजेस आपको सारी पढ़ लेनी है। और लेटेस्ट कोई डील हुई हो तो उसके बारे में आपको तो हल्का सा पता होना चाहिए। हालांकि अभी क्या है कि जो करंट अफेयर्स हैं वो और स्टेटमेंट बेस्ड जा रहे हैं, वन लाइनर अब कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। लेटेस्ट डील जैसे मान लो रफेल आया, तो कहाँ से आया ये पढ़ लो। या फिर कोई हमने मिसाइल सिस्टम बेचा फिलीपींस को, दिया, तो ये जो लेटेस्ट डील्स हैं वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और फर्स्ट पर्सन से लिंक्ड करके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है,
करंट अफेयर्स में 2019 में उनको बच्चन साहब को वो मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था बच्चन साहब को। तो क्वेश्चन क्या आया अगले सीडीएस में कि हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो उसका आंसर क्या है? देविका रानी। तो आप समझ रहे हो, इनको जो अवार्ड मिला उसका पहला पूछ लिया, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे एकदम साफ दिख रहा था। और हुआ भी अभी 2020 ओलंपिक्स था, तो अपने गोल्ड वोल्ड लाए लड़के, एक नीरज साहब लाए और बाकी सब पीवी सिंधु लाई। तो क्वेश्चन आया कि पहली फीमेल, अभी 2021 वाले में आया हुआ है कि पहली फीमेल मेडलिस्ट कौन है अपने भारत की, फीमेल मेडलिस्ट ओलंपिक्स में। तो वो कौन है? वो है करनाम मल्लेश्वरी। तो आप समझ रहे हो कि करंट अफेयर से लिंक कैसे करना है। जो करंट अफेयर में उसका आपको स्टैटिक पढ़ लेना है कि इसको पहला किसको मिला, इसको पहला किसको मिला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टैटिक पढ़ना है। अगर मान लो नोबेल प्राइज़ दे दिया किसी को फलाना चीज़ में, तो यानी आपका ये कर्तव्य है कि आप नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा पढ़ें कि भाई 5 चीज़ों में मिलता है, इकोनॉमिक्स बाद में ऐड कर दी गई है, ऐसी-ऐसी बात है, सीवी रमन साहब को मिला था, इनको मिला था। ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर से लिंक करके कुछ स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर्स। और न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं है यार, देयर इज़ नो नीड ऑफ न्यूज़पेपर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम CDS। अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, कोई गलत नहीं है, मज़ा आएगा। लेकिन ये नहीं कि न्यूज़पेपर ले लिए रोज़ यही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम CDS प्रिपेयर कर रहे हैं। यार CDS प्रिपेयर करने के लिए आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका काम मैगज़ीन से हो जाएगा। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एसएसबी में आपको फ़ायदा मिलेगा इन द ग्रुप डिस्कशन। और जब आप एसएसबी में जाएँ तो उससे पहले आपको ये जो टॉपिक चल रहा हो वो स्टडी IQ के वीडियोस देख लो, या फिर जो बहुत ही हॉट टॉपिक हो। तो हॉट टॉपिक पता कैसे रहेगा? हल्का हल्का न्यूज़ या तो पता हो, नहीं तो आजकल इंस्टाग्राम जैसे ये एक वो है टुडेज डॉट न्यूज़पेपर, यहाँ पे मैं भी न्यूज़ डालता हूँ। तो आप इसमें से हल्का हल्का न्यूज़ रोज़ आप पढ़ते रहो, जो लगे कि हाँ पब्लिक इम्पोर्टेंस से के मतलब नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्टडी IQ पे वीडियो देख लो उसके। या फिर विजन IS बढ़िया बढ़िया वो देता है विथ डेटा और बना करके अपनी मैगजीन छापता है, आप उसको पढ़ लो। लेकिन रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना जस्ट क्योंकि हमें CDS के करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसमें नंबर लाने, मेरे अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्कि आप पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर करंट अफेयर्स इज मैगजीन। एक मैगजीन आपको पढ़नी है, चाहे जो पढ़ लो, बायजूस ले लो, ग्रेड अप ले लो, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं। और या फिर जो सबसे मस्त चीज़ है वो है विजन IS की मैगजीन। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये हर चीज़ नहीं पढ़नी है इसमें से। आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस। जब आप इंडेक्स में जाएंगे तो आपको रहता है छोटे छोटे न्यूज़ बॉक्सेस में। एक दो बार देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। इसमें फुल आर्टिकल्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो CAPF पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सिविल सर्विसेज वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। फुल आर्टिकल्स का मतलब है कि उसमें ये ऐसे देते हैं कि मान लो ATM है, तो वो दे देंगे ATM इज़ द अल्टीमेट सेवियर, या फिर ATM इज़ हेल्पिंग टू ग्रो, मतलब ग्रोथ के लिए इन रूरल एरिया, ऐसी चीज़ें। तो वो सब आर्टिकल पढ़ के क्या करोगे? हाँ, रीड ओनली दोज आर्टिकल्स जो आपको खींच रहा हो अपनी तरफ, जो मज़ेदार हो। मान लो कुछ आया कि भाई ऐसी सी बात है, आर्म्ड फोर्सेस में आफस्फा लग गया है। आफस्फा, ये देखो आफस्फा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1958 शायद, तो आप ये पढ़ लो। और बाकी आपको बॉक्सेस पढ़ना है। बॉक्सेस में क्या आता है कि जो एक्सरसाइज हुई है लेटेस्ट, या फिर जो मान लो कोई लेटेस्ट स्कीम रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, या कोई स्पोर्ट्स होगा, तो ये सारे क्या करते हैं ये लोग एक बॉक्स में डालते हैं। तो विजन IS की मैगजीन फ्री अवेलेबल है, गूगल पे डालना सीधा विजन IS मैगजीन, वहाँ आपको मिल जाएगी मंथली मैगजीन। और 4 मंथ्स जब आपका एग्ज़ाम हो, मान लो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में है, तो मार्च वाला तो पढ़ना ही नहीं है, तब तक पेपर छप छुपा चुका होता है, छुपा। और पिछले 4 महीने के पढ़ लो, 1 2 3 4 महीना, ये वाला तो पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है। इन 4 महीने का लोग 6 करते हैं, मैं भी अपने ज़माने में 6 करता था, लेकिन ठीक है 4 भी करोगे तो भी काम हो जाता है। 4 महीने की मैगज़ीन पढ़नी है। तो ये भी इशू आता है कि क्या एट द एंड एक साथ हो जाता है? भाई हो जाता है, मेरे से भी हो जाता था, आपसे भी हो जाएगा, सब ऐसे ही करते हैं मुझे लगता है। तो अगर आप मंथली नहीं पढ़ पा रहे हो
इकट्ठे लास्ट में पढ़ना चाहते हो तो भी कोई इशू नहीं है, आराम से आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो और करंट अफेयर्स यहाँ से कर सकते हो। हालांकि आई हैव आपको मैंने पहले बताया कि अभी क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड पे जा रहे हैं। और एक और चीज़ है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सी डी एस। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस पर अपना इसकी तरफ देखो भी, फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए कि हाँ, थोड़ा सा समझ अच्छी करेगी कि भाई इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इकोटोन है, काफ़ी इसमें वो है टर्मिनोलॉजीज। तो एनसीईआरटी जो 12th की होती है, बायो की, बायो नहीं लिखा गया यहाँ पे मैंने, बायो की एनसीईआरटी के जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं वो इकोलॉजी है असल में। उसमें से भी मैं 4 नहीं बोल रहा हूँ, लोग 4 कहते हैं, सिर्फ 3। ये वाला जो चैप्टर है ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिरी 3 चैप्टर में क्या है, इकोसिस्टम है, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देगा। फिर बायो जियो मैग्निफिकेशन, फिर 10% रूल, वो याद है, फूड चेन, फूड वेब। तो उसको अगर आप पढ़ना है तो इकोलॉजी के लिए आप बायो के 12th के एनसीईआरटी का लास्ट 3 चैप्टर पढ़ सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सीईपीएफ और सीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं। और बहुत सारे वास्ट मटेरियल हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, हर किसी के पीछे आपको नहीं भागना है। बाकी मैं नाम तो आपको बता ही दूंगा बुक्स का, पर कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं, जीके हो गया यहाँ तक, इसको पढ़ लेंगे, जीके आराम से आपका हो जाएगा। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश पीवाईक्यू इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका पैटर्न समझो, पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर, यही चीज़ें पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? आई यूज्ड दिस बुक, पाथ फाइंडर मेरे टाइम पे थी। पाथ फाइंडर में पीवाईक्यू थे दोनों के, इंग्लिश के भी और मैथ्स के भी। तो पाथ फाइंडर लेने से ये फ़ायदा हो गया था कि एक ही बुक में दोनों मिल गए थे, इंग्लिश और मैथ्स। लेकिन आई रिकमेंड यू टू यूज़ दिस बुक, नीतू सिंह, आपको पता ही है, नीतू सिंह की बुक है। बहुत ही अच्छे से ग्रामर रूल्स हैं, ये पर्टिकुलरली इंग्लिश की बुक है। इन केस आप यहाँ से सी डी एस से मान लो सी ए पी एफ की तरफ गए या एस एस सी सी जी एल की तरफ गए, तो दिस बुक विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि पाथ फाइंडर जो बनी है वो सिर्फ सी डी एस परस्पेक्टिव से बनी है, तो उसमें वही वही रूल दिए हैं जो सी डी एस में पूछे जाते हैं। नीतू सिंह लेने का क्या फ़ायदा है कि आपको सारे अंग्रेजी सिखा देगी, तो आपको जो अच्छा लगे उनमें से आप इसको ले सकते हो। हालांकि नीतू मैडम से मैं थोड़ा सा खफा हूँ, आपको पता ही होगा, अभी टेलीग्राम का इन्होंने केस कर दिया था। अभी टेलीग्राम पे माल मटेरियल मिल जाता है ना, तो इन्होंने केस कर दिया था कि बताओ फ्री में बुक मिल जाती है, वेब सीरीज मिल जाती है। कोई बात नहीं, बुक इनकी अच्छी है, लेकिन मैथ्स सॉल्व पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी है यार। और पीवाईक्यू आप पढ़ो और उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। और पाथ फाइंडर मैंने यूज़ किया था, पीवाईक्यू सॉल्व किया था, और मैथ्स मेरी अच्छी थी, तो बहुत क्वेश्चन हो जाते थे। और डेडिकेटेड वीडियो मैथ्स के मैं लाऊंगा, तो उसमें आपको वैल्यू पुटिंग भी दिखाऊंगा। सीडीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन को उठा के डालो और आंसर आ जाते हैं। लगभग जो सीडीएस की मैथ्स है और एफ कैट की एक ही जैसी है। और कुछ कुछ आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी मैथ्स में। अब वो ज़माना गया कि आप एक्स और वाई लो और सॉल्व करो, ऐसा कर सकते हैं आप, जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए तो आप घर लाइए और एक्स वाई लेके सॉल्व करिए। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यू आर सपोज नॉट टू यूज़ द बोर्ड एग्जाम्स अप्रोच और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का अप्रोच, यू हैव टू बी क्विक इन दिस। तो पी वाई क्यूज़ के बुक के लिए मैंने तो यूज़ किया था पाथ फाइंडर। एक दिशा और किरण करके एक बुक है, वो भी आती है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। और आई यूज्ड पाथ फाइंडर। ये मैथ्स की चीज़। अच्छा, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता दूं, जैसे कैसे ट्रिक्स होती हैं, मान लो जैसे कि, एक मिनट चार्जिंग लगाना पड़ेगा। हाँ, तो मैथ्स की जो कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे कि मान लो टाइम एंड वर्क है, उसकी आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी, एक बार तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस। जैसे टाइम एंड वर्क में वो क्वेश्चन आता था ना, ए अगर 10 मान लो 15 दिन में काम कर रहा है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बताओ साथ में कितने दिन में काम कर लेंगे। तो आपको पता तो चल ही रहा है ना कि ए जो है वो जल्दी काम कर ले रहा है। इसको ट्रिक कैसे है कि इनका एलसीएम ले लो, यहाँ पे 30 हो गया। अब क्या करते हैं, मान लो इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, ये स्मॉल ए स्मॉल बी,
आपको दिस बाय दिस करना है, यानी 30 को 15 से डिवाइड करके यहाँ लिखना होता है, तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे भी क्या करना है, 30 को 30 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 1। ये जो आता है उसको हम कहते हैं ODW, यानी 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट का, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट का। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ए प्लस बी। तो अब दोनों मिल करके कितना काम कर ले रहे हैं, 3 यूनिट का काम कर रहे हैं। अब ये कितने दिन में करेंगे, तो देखो दिस अपॉन दिस किया था, तभी यहाँ पे 1 डे वर्क आया था, तो दिस अपॉन दिस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, यानी 30/3 कर देंगे यहाँ पे, यानी क्या हो गया 10 डेज। ऐसी ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, काफ़ी शॉर्ट है, ये बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया। कैसे करते हैं इसको सॉल्व, ऐसे कुछ और फॉर्मूले हैं, बचपन में हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक क्वेश्चन जब आप PYQ लगाओगे तो आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन आता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ फॉर 2 ईयर्स। तो एक तो सरकारी तरीका, PRT/100 करो, फिर इधर से अमाउंट निकालो, फिर 2 साल का निकालो और माइनस कर दो, ठीक है। पर ये नहीं करना, इन कॉम्पिटेटिव हमें थोड़ा बहुत फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, इनके चेंज का, PR² / 100²। आर डालो, पी डालो, आंसर निकालो, टिक मारो, आगे बढ़ो। तो ये सारी चीज़ें जो फॉर्मूले हैं, कुछ कुछ तो आपको पाथ फाइंडर में है, जो नहीं है उसकी ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। और PYQ से सारे के सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और डोंट यूज़ XY अप्रोच इन एवरी क्वेश्चन। बस आपको ये देखना है चारों में से कौन सा आंसर है, उसको मुझे पहचानना है। आंसर तो दिया हुआ है, मैथ्स की डेडिकेटेड वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो ज़रूरी है। और फाइनली लेट्स कंक्लूड, क्या चीज़ें हैं, तो कैसे पढ़ना है, क्या ऑर्डर होना चाहिए। देखिए ऑर्डर आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो अगर कोई साइंस से है तो वो नहीं चाहेगा कि मैं साइंस में ही पहले पढूं, क्योंकि फील नहीं आएगा ना कि CDS प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो सबसे ईजी है, जो सबसे अच्छी है, मैं कहूँगा आप पॉलिटी सबसे पहले पढ़ लो। ईजी भी है, मज़ा भी आता है, नया सा भी है। उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ लो। ज्योग्राफी के बाद अब आप हिस्ट्री या साइंस कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप हिस्ट्री कर लीजिए, अगर टाइम ज़्यादा है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको साइंस करना चाहिए। साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज है। साइंस को पीछे इसलिए किया है क्योंकि जल्दी कर सकते हैं, लेकिन साइंस को आगे कर लो वो लोग जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें साइंस ख़त्म पहले करना चाहिए। तो ये ऑर्डर है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स वगैरह, थोड़ा सा स्टैटिक चीज़ें ये आप पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और फिनिश 1 by 1 ईच सब्जेक्ट। जो नए हैं, जो फ्रेश हैं, एक एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। उसके आप PYQ लगाइए और ऐसे आपको ख़त्म हो जाएगा। अवॉइड फैंसी बुक्स, बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री में कोई कहेगा स्पेक्ट्रम है, अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन सतीश चंद्रा है, बिपिन चंद्रा है, मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ कि कोई आपको बोले तो पता रहे कि हाँ हिस्ट्री की बुक है। RS शर्मा है, ओल्ड NCERT है। जो हम लोग थीम्स बात कर रहे थे वो न्यू NCERT थी। तो बहुत सारी बुक्स हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी की माजिद हुसैन, GC लियोंग। और क्या बताऊँ, साइंस के लिए लोग पढ़ते हैं लूसेंट की जनरल साइंस की ही एक बुक आती है, और पॉलिटी की एक आती है DD बासु, वो भी पढ़ते हैं लोग। और क्या है, इकोनॉमिक्स के लिए सीधा वो रमेश सिंह। और क्या है, एनवायरमेंट के लिए वो पढ़ते हैं शंकर IS। इन किताबों की ज़रूरत CDS एग्ज़ाम के लिए नहीं है। पीपल, हाँ हो सकता है आपका दोस्त बताएगा अरे मैं तो GC लॉन्ग पढ़ता हूँ, ठीक है, उसको बोलना आप पढ़िए, मैं NCERT पढ़ूंगा और निकाल लूँगा। और लोगों की बातों पे आपको नहीं जाना है कि नहीं नहीं मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करो, मॉडर्न ही आता है दबा के। एक बार आप खुद PYQ प्रिंट कराओ। और PYQ आप प्रिंट कैसे कराने हैं, जैसे आपको पता है कि एक तरफ इंग्लिश आती है, एक तरफ हिंदी आती है। तो जब आप प्रिंट करने जाओ या दुकानदार के पास जाओ, तो ऑप्शन होता है ना वहाँ पे, प्रिंट ओनली ऑड पेजेस या प्रिंट ओनली इवन पेजेस। तो इस तरीके से आप करोगे तो हिंदी वाला चीज़ें प्रिंट नहीं करानी पड़ेगी, और एक ही पेज में 2 प्रिंट करा लो, और आगे पीछे भी करा लो, प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर, ये भी ऑप्शन होता है, उसमें टिक कर देना। तो एक पेज में हमारे कितने पेज हो गए, 4 पेज हो गए। इस तरीके से आप 3 पेज में आपका एक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा एक बार का। तो सारे PYQ जो है आपके पास होने चाहिए, लगभग 10 पेपर तो होने ही चाहिए पिछली बार के, यानी 5 साल के। और इसको आप सॉल्व करिए। और PYQ सॉल्व करते वक्त आपको
देखना है आपको, खुद ही पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इसके 4 आंसर हैं, तो अगली बार क्या होगा, इसका आंसर ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तभी समझ आएंगी जब आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लेंगे। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद पीवाईक्यूज एंड मॉक। मैं जब प्रिंट कराने जा रहा था तो फिर मेरे दोस्त ने भी कहा था कि अभी क्या करा रहा है, पूरा पढ़ लेना तब कराना। तो उसे कहते हैं मॉक। और लोग मॉक मॉक खूब चिल्लाते हैं, मॉक लगाऊंगा मॉक लगाऊंगा। पीवाईक्यू और मॉक में अंतर समझो यार। पीवाईक्यू आपके प्रिपरेशन के लिए है, मॉक टेस्टिंग के लिए है। मॉक तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मॉक आपका जब सारा हो जाए और अब आपको चेक करना हो कि मेरा टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं, तब आपको मॉक अटेम्प्ट करना फ़ायदेमंद है। अब लगे रोज़ मॉक लगाने तो क्या होगा मॉक लगाने से? या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो पूरा पढ़ लूँगा, फिर पीवाईक्यू लगाऊंगा, देखूंगा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा अमेंडमेंट करना है। पीवाईक्यू को आपको प्रिपरेशन के साथ साथ पढ़ते जाना है। पीवाईक्यू तो बताएगा ना पढ़ना क्या है। तो पीवाईक्यू और मॉक के बीच एक लाइन जो है वो आपको साफ दिखनी चाहिए कि पीवाईक्यू इज़ फॉर द प्रिपरेशन टाइम। तो पीवाईक्यू का यूज़ करिए एंड बी अ स्टॉकर। स्टॉक द पीवाईक्यू लाइक यू स्टॉक हिम और हर। आप पढ़ रहे हो, क्वालिटी पढ़ रहे हो, देख लो पीवाईक्यू। जाओ 2020 का पेपर रखा रखा ही होगा प्रिंट करा के, तो पॉलिटी सारा देख लो, हाँ आया है। तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी का पीवाईक्यू लगा लो थोड़ा बहुत। अगर कोई वो कोई पीवाईक्यू की बुक कोई अच्छी आती हो तो आप बुक ले सकते हो, नहीं तो मैंने तो यही किया था, सिंपली प्रिंट करा लिया था। और प्रिंट कराने में क्या है कि थोड़ा अच्छा फील आता था, रिस्क नहीं रहता था कि ये क्वेश्चन आया भी है कि ऐसे ही छाप दिया बुक में। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। और हम तो माय नेम इज़ विनय यादव, आई हैव क्लियर्ड CDS 5 टाइम्स एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल CDS ब्लैक यूट्यूब, आप यहाँ जुड़ सकते हैं। और इसकी PDF और थोड़े जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ अपडेट करता हूँ। टुडेज़ डॉट न्यूज़ पेपर ये इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे आपको रोज़ न्यूज़ अपडेट्स जो है वो शॉर्ट में मिल जाते हैं। कुछ कोड्स भी मिल जाते हैं, कभी कभार मूड होने पे मैं लिखता हूँ। यहाँ पे 6.5K फॉलोवर्स हैं, ये थोड़ा पुराना स्क्रीनशॉट है। तो थैंक यू। और इन केस आपके पास कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द माई स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट। हैव अ गुड डे। थैंक यू।